सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट। आज हम सीखने वाले हैं मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स और डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर।
ठीक है, और मीनिंग, टाइप्स, नेचर्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहले इन तीनों को कवर करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो चलो, ये हालांकि बहुत छोटे छोटे हैं तीनों ही, तो इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। अरे यार, बुक तो मैंने साइड ही कर दी, ये रही। चलो गाइस, आ जाओ। शेयर्स क्या हैं? तो शेयर्स कुछ नहीं है, आपने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया यार, पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग खा चुके हो, तो आपको पता होगा शेयर्स क्या है। कंपनी की जितने भी टोटल कैपिटल होती है उसका छोटा सा हिस्सा क्या होती है? कंपनी की जितने भी टोटल कैपिटल है, कंपनी की जितनी भी टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है उसका एक छोटा सा हिस्सा। मान लीजिए कंपनी की टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की, डिवाइड बाय कंपनी का एक शेयर है, वो है कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का, एक शेयर 100 रुपये का है। तो कंपनी के पास कितने शेयर हो गए? तो सर कंपनी के पास हो गए 1000 शेयर। मतलब है कि कंपनी के पास 1000 पेंसिल्स हैं, कंपनी के पास 1000 पेंसिल्स हैं, और कंपनी की एक पेंसिल कितने रुपए की है? कंपनी की एक पेंसिल है 100 रुपये की, कंपनी की एक पेंसिल कितने रुपए की है? 100 रुपये की है। तो जो एक कंपनी की पेंसिल की जो वैल्यू है ना, उसे बोलते हैं दोस्तों फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू मतलब कंपनी का एक शेयर, कंपनी के एक शेयर की कीमत कितनी है? वो है 100 रुपये, ठीक है। और कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? वो है 1000। तो गाइस कंपनी की टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? वो है हमारी 1 लाख रुपए की। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। तो बस वही है, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो हम लोग डिवाइड कर रखी है स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल डेनोमिनेशन में, डेनोमिनेशन या स्मॉल यूनिट में। कंपनी की सारी कैपिटल को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, वही क्या माना जाता है? हमारे कंपनी का एक शेयर माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है जो कि आपके लिए काम की हो सकती है, शेयर्स मस्ट बी नंबर्ड सो दैट दे मे बी आइडेंटिफाइड। शेयर्स मस्ट बी नंबर्ड, नंबर्ड मतलब होता है कि हर शेयर्स के ना एक नंबरिंग होती है कि आपके पास, जैसे कि आपके पास हमारी कंपनी के 20 शेयर हैं, तो किस नंबर के आपके पास शेयर हैं? मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करते करते 1 to 20 तक आपके पास शेयर हैं। हो सकता है कि आपके पास 60 नंबर का शेयर ना हो, हम लोगों ने आपका 60 नंबर का शेयर फॉरफिट कर लिया, हो सकता है, और वो 60 नंबर का शेयर मैंने किसी को रीइश्यू कर दिया और वो किसी के पास पहुंच गया। तो इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट में ना नंबरिंग कर दी जाती है कि आपके पास किस नंबर का कितना शेयर है। क्लियर? हालांकि ये आपके लिए समझने वाली बात नहीं है, आप जो बड़े हो जाओगे, आप जो बीकॉम एमकॉम करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स का नेचर क्या है, मतलब किस कैटेगरी का होता है। कैटेगरी कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि जो कंपनी का शेयर है ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी देखो, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर ले रखा है ना, तो उसका मतलब ये कि आपके पास वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। लेकिन वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल। आप जब चाहो उससे सेल कर सकते हो, जब चाहो तो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, जब चाहो तो किसी से परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल करा जाता है इस तरीके से जो कंपनी के AOA में लिखा हुआ है, आप उसी के कैटेगरी के हिसाब से ही आप लोग शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। आप लोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो कि मैं किसी को भी दे दूंगा, नहीं। कंपनी के जो AOA में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उसी के हिसाब से आप कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर्स को गुड्स माना जाता है, शेयर्स को ना गुड्स माना जाता है। गुड्स मतलब ये कि एक प्रोडक्ट माना जाता है। प्रोडक्ट कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कह रहा है कि सेल्स को किस तरीके से ट्रीट करा जाता है, एक गुड्स की तरह ट्रीट करा जाता है। गुड्स मतलब एक प्रोडक्ट है जिसमें कंपनी डील कर रही है। भाई शेयर्स क्या है? एक प्रोडक्ट है, आप लोग खरीदते हो फिर बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो। दुकानदार भी लोग क्या करते हैं? चीज़ों को खरीदते हैं बेचते हैं। तो उनके लिए दुकानों पर जो सामान रखा रहता है उनके लिए वो गुड्स रखे हुए हैं। ऐसी कंपनी के पास जो शेयर रखे हुए हैं वो क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा, ठीक है ना। दिस कैन बी बॉट, सोल्ड, हाइपोथेटिकेट और बीक्वेथड। हम लोग इनको कुछ भी कर सकते हैं। माल को बेचना मतलब वही शेयर्स को बेचना, खरीदना, गिरवी रखवाना, हम कुछ भी इस पर कर सकते हैं। शेयर्स के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? सेक्शन 43 में बताया गया है कि हमारे शेयर्स के 2 ही टाइप हो सकते हैं। अ कंपनी में इश्यू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी 2 तरीके के हमारे शेयर इश्यू कर सकती है। पहला लिखा गया है प्रेफरेंस शेयर, पहला लिखा गया है प्रेफरेंस शेयर। आपको शायद थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाता हूँ। यस, आप यहाँ पर अब देखिए, पहला कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर इश्यू कर सकती है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ठीक है गाइस, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। थोड़ी सी माफी चाहूंगा गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद स्क्रीन साफ है, थोड़ी सी शायद ब्लर हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लगातार बोलते जा रहा था, आप लोग चीज़ों को समझो सिर्फ, ठीक है ना। उसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझ लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या है और ये इक्विटी शेयर क्या है। हालांकि आप लोग आगे समझोगे कि प्रेफरेंस शेयर के भी हमारे टाइप्स होते हैं, हमारे कई सारे टाइप्स होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। बट स्टिल पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है और दूसरा इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं अपने नोटबुक पर आऊँगा, आपको कुछ चीज़ें सीधा समझाऊंगा। यहाँ पे थ्योरी वगैरह के नोट्स नहीं बनने वाले गाइस, ठीक है। यहाँ पर नोट्स नहीं बनेंगे, सीधा यहाँ पर बातें कुछ ना कुछ लिखवाई जाने वाली हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ लिखने के लिए। सर हम तैयार हैं, तैयार हो तो चलो भाई।
पहले बताऊंगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। गाइस आपको पता ठंड चल रही है, तो ठंड में भी हाथ थोड़ा सा अच्छे तरीके से ना काम नहीं करेगा, तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी बेकार हो जाती है, तो इसको एडजस्ट कर लेना। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उस पर गौर फरमाइएगा। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जो कैरी करते हैं कुछ दो राइट्स होते हैं, 2 राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर ना उनको राइट को कैरी करते हैं, 2 राइट्स होते हैं, वो इनको कैरी करते हैं। कैरी मतलब होता है कि ये 2 राइट्स उन पर लग जाते हैं प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। पहला अधिकार इनके ऊपर क्या है और दूसरा अधिकार इनके पास क्या है, आपको पता होना चाहिए। इनके पास पहला अधिकार तो ये है कि ये ना डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं। डिविडेंड, ये डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं फिक्स्ड रेट पर, फिक्स्ड रेट के हिसाब से ये लोग डिविडेंड अपना रिसीव कर सकते हैं इक्विटी शेयर को देने से पहले, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब ये कि जब जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट के तौर पर हम लोग जो बांटते हैं, जब जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो सबसे पहला हिस्सा प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। और वैसे भी प्रेफरेंस का मतलब होता है पहल कौन करेगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा डिविडेंड। उसके बाद जो पैसा बचेगा आपको मतलब शेयर होल्डरों को दे दिया जाएगा। क्या बात क्लियर होगी? यस सर। दूसरा अधिकार क्या है? जब कंपनी बाउंड अप हो रही होगी, बाउंड अप क्या होता है? जब कंपनी बंद हो रही होगी तो उस वक्त इनको सबसे पहले अधिकार दिया गया है कि आपको आपकी कैपिटल वापस करी जाएगी, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल आपको सबसे पहले दी जाएगी। मतलब सबसे पहले क्या? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, सबसे पहले की लिमिट नहीं है, लेकिन इक्विटी से तो पहले मिलेगी, इक्विटी वालों से तो पहले मिलेगी। रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब बट रहा होगा डिविडेंड तो ये लोग पहले आएंगे, इनसे पहले आएंगे, इक्विटी वालों से पहले आएंगे। पहला अधिकार इनको है, बाद में इनको है। उसके बाद जब कंपनी बंद हो रही होगी तो जब कैपिटल को वापस करा जा रहा होगा, तो पहले पैसे इसको वापस करा जाएगा, फिर इसको करा जाएगा। तो सर एक बात बताइए, जब इनको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो सर हर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहेगा, इक्विटी वाला बनना ही नहीं चाहेगा? भैया ऐसा नहीं होता। इक्विटी वालों को भी कुछ ऐसे अधिकार मिले गए हैं जो सिर्फ इक्विटी वालों को मिले गए हैं, इनको नहीं मिले गए। जैसे कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने क्या बोला, डिविडेंड आपको फिक्स्ड रेट से मिलेगा। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का, और आपको वादा करा गया था प्रेफरेंस वालों को सिर्फ 12 रुपये दिए जाएंगे, 12% मतलब 12 रुपये दिए जाएंगे। तो 40 में से 12 रुपये मैंने इनको दे दी प्रेफरेंस वालों को, सभी को मिला के, जितने भी प्रेफरेंस शेयर हैं सभी को मिला के मैंने 12 रुपये दे दिए। 40 में से 12 रुपये दे दिए, रह कितने के हमारे? 28 रुपये। तो 28 के 28 किसके हैं? सारे के सारे इक्विटी वालों के हैं। तो फिर उस वक्त प्रेफरेंस वाले बोलेंगे अरे यार हमें तो 12 ही मिला है, इनको 28 मिले हैं, तो ये काम करते हैं इक्विटी में चले जाते हैं। इक्विटी वालों को और भी काफ़ी सारे अधिकार हैं, ये लोग वोट वगैरह कर सकते हैं, किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत चीज़ों में अधिकार है इनको अधिकार होता ही नहीं है। अभी डिफरेंस कराऊंगा, देखना कि किस में आना सही रहता है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि प्रेफरेंस वालों को 2 अधिकार ही मिलते हैं और आपको प्रेफरेंस वालों को और अधिकार दिए जा सकते हैं। वैसे तो 2 अधिकार यही हैं, लेकिन और दिए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी के पास, मैंने अभी एग्जांपल दिया था अभी आप लोगों को, कंपनी के पास मान लीजिए प्रॉफिट हुआ था अभी 40 रुपये का, एग्जांपल अभी मैंने फ्रेम करा था ना 40 रुपये का। अब चाहे 40 रुपये कह लो, चाहे 40 लाख कह लो, चाहे 40 करोड़ कह लो, आपकी मर्जी है। कंपनी का प्रॉफिट हुआ 40 का, जिसमें से प्रेफरेंस वालों को मैंने 12 दे दिया, रह कितना कि हमारा रिमेनिंग 28 वाला। तो सारा का सारा किसका होता है? सारा का सारा होता है इक्विटी का, सारा का सारा ठीक है। अब कंपनी के ऊपर है कि अगर कंपनी प्रेफरेंस वालों को देना चाहे, तो इसमें से भी 28 में से भी ना कुछ और भी दे सकती है। मतलब प्रेफरेंस वाले ना इसमें अधिकार जमा सकते हैं। अगर मतलब कंपनी के उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है तो प्रेफरेंस वाले इस 28 में भी अधिकार जमा सकते हैं। लेकिन कब जमा सकते हैं? इन 28 में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब घटाने के बाद अगर पैसा बचेगा तो उस वाले बचे पैसे में ये प्रेफरेंस वाले चाहें तो इसमें अधिकार जमा सकते हैं। सर ये क्या क्या देना पड़ता है? जैसे कि जितने भी इक्विटी वाले हैं पहले इनका दो डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी वालों को ना कुछ पैसा ऐसा होता है कि जो हमें मतलब देना ही होता है, वो भी दे दो। उसके बाद कुछ रिजर्व वगैरह होते हैं, वो बना लो। जो भी तुम्हारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जितना तुम्हें बचा कर रखना है बचा लो। और तुम्हें लग रहा है कि यार इस बार बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, मतलब मान के चलो कि 20 रुपये मैंने इक्विटी वालों को दे दिया, हर तरीके से दे दिया, रह गए 8 रुपये। तो उस 8 रुपये में प्रेफरेंस वाले चाहें तो इस 8 रुपये पे मतलब अपनी बात रख सकते हैं कि यार इस 8 में भी थोड़ा सा हमें दिया जाए, इस 8 में भी दिया जाए। ऐसा प्रेफरेंस वाले रख सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला रखेंगे, रख सकते हैं। मतलब ऐसा अधिकार भी इनके पास है कि इसे बोलते हैं एक्सेस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस
प्रॉफिट। इस एक्सेस प्रॉफिट में प्रेफरेंस वाले अपना अधिकार भी जमा सकते हैं। और एक अधिकार और भी होता है, एक अधिकार हमारा एक्स्ट्रा ये हो गया, एक्स्ट्रा अधिकार, एक्स्ट्रा अधिकार, पहला अधिकार एक्स्ट्रा ये हो गया। एक दूसरा अधिकार भी होता है जो कि एक्स्ट्रा बोला जाता है, वो ये कि मतलब जब रिडम्पशन हो रही होगी ना, तो ये लोग अपने ये ना रिडम्पशन के टाइम पर ना प्रीमियम भी मांग सकते हैं ये लोग, ये चाहें तो। मतलब राइट टू रिसीव लिखो, राइट, इनको राइट है टू रिसीव, राइट टू रिसीव अ प्रीमियम, राइट टू रिसीव अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन के टाइम पर वो चाहें तो प्रीमियम में भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं। मैंने ये बताया कि एक्स्ट्रा है, जरूरी ये नहीं है कि मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो प्रेफरेंस वालों का ये है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इक्विटी वाला का देख लेते हैं कि इक्विटी वाले क्या होते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग क्या देखने वाले हैं अब, इक्विटी वालों को देखने वाले हैं कि अल्टीमेटली इक्विटी वाले होते कौन है। तो इक्विटी वालों के लिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली when profits are left after the preference shareholders have been paid fixed rate of dividend। मतलब ये कि इक्विटी वालों के लिए बोला गया है, इन भाई साहब के लिए बोला गया है कि इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर वाले ये होते हैं कि अगर इन लोगों को मान के चलो कंपनी बांट रही है डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है, मान लो कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है, तो आपको पता है सबसे पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसको देने के बाद, उनको देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो, अगर उनको देने के बाद प्रॉफिट बचता है तो उस वाले प्रॉफिट में उनको हिस्सा दिया जाएगा। अगर पैसा बचता है तो, भाई तो बात हो रही है, देखो, ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट, ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट, अगर प्रॉफिट बचता है तो प्रेफरेंस आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर इनको देने के बाद प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स। मतलब ये कि जिस तरीके से आपको बताया गया है कि प्रेफरेंस वालों के लिए फिक्स्ड रेट डिसाइड है, प्रेफरेंस वालों के लिए एक फिक्स्ड रेट डिसाइड है कि आपको 6% पर एनम, 7% पर एनम, 9% पर एनम, 12% पर एनम, जिस तरीके से आप लोगों के लिए डिसाइड करा गया फिक्स्ड, उस तरीके से इक्विटी वालों को डिसाइड नहीं करा गया है। ठीक है ना, इनका जो बचा कुचा होगा उसमें हिस्सा मिलता है, नहीं बचा कुचा होगा तो मैं हिस्सा मिलेगा भी नहीं, सीधी सी बात है। तो कह रहा है कि इफ अ पर्टिकुलर ईयर, मान लो किसी साल, देयर आर नो प्रॉफिट्स और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट है ही नहीं या बहुत ही कम है, इनसफिशिएंट है, तो इक्विटी शेयर्स विल रिसीविंग नथिंग। मतलब इक्विटी शेयर वालों को ना कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठल्लू, कुछ नहीं मिलेगा। इफ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट्स दे गेट अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में डिविडेंड के तौर पर हिस्सा मिलता है। एज अ रिगार्ड रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात करी जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न इन फुल। अगर बात करी जा रही है एज रिगार्ड, मतलब बात करी जा रही है किसकी, रिटर्न ऑफ कैपिटल की, तो इक्विटी वालों को बाद में मिला जाएगा बाउंड अप के टाइम पर, लेकिन पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, इक्विटी वालों के पास अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। एंड कंट्रोल द मैनेजमेंट या अफेयर, अफेयर मतलब होता है मैनेजमेंट, उनके पास पूरा अधिकार है। कंपनी की जितनी भी मैनेजमेंट है ना, सभी में वो अफेयर्स में, मैनेजमेंट में वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी मतलब दिखा सकते हैं, वो उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं कि चल तो यार ये काम कर, ये नहीं वैसे कर, वैसा कर, ये कर वो कर, ऐसा बोलने का अधिकार सिर्फ इक्विटी वालों के पास है, प्रेफरेंस वालों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो सर कुल मिलाकर ये कि किसी के फायदे हैं तो किसी के घाटे हैं, भाई सीधी सी बात है। तो अब देख लेते हैं क्या फायदे हैं क्या घाटे हैं। फायदे घाटे नहीं, मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी वालों के अल्टीमेटली डिफरेंस है क्या। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है, जिन बच्चों के अलग अलग बोर्ड में थ्योरी वगैरह आती है, जैसे यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, तो ये थ्योरी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है ना, तो चलो कर लेते हैं इसको। तो डिफरेंस क्या है हमारा प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम इन करने वाला हूँ। डिफरेंस क्या है प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में, तो आपको पता है ना, प्रेफरेंस मतलब जिनको सबसे पहले अधिकार दिया जाएगा, इक्विटी मतलब जिनको बाद में अधिकार दिया जाएगा। तो बात करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड की। तो मुझे बताओ डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को, बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी वालों को। बात खत्म हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, इनको फिक्स्ड रेट से मिलता है, वो भी लिखो यहाँ पे बिफोर इक्विटी, ये भी लिख लो बिफोर इक्विटी, बिफोर इक्विटी वालों से पहले। और यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स्ड हमारा होता नहीं है। कह रहा है इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। जितना सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा उतना इनका ये डिपेंड करता है, अवेलेबल जितना प्रॉफिट है उतना ये इनका वेरी कर जाएगा। वेरी मतलब होता है कि चेंज होता रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो इनका डिविडेंड ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम है इनका कम हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं है इनका मिलेगा ही नहीं, लेकिन इनको फिक्स्ड रेट से मिलेगा। सर एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो इनको भी कैसे मिल जाएगा, प्रेफरेंस वालों को भी तो नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, नहीं मिलेगा, मैंने आपकी बात बड़ी कर दी, लेकिन इनका ना इकट्ठा होते चले आता है, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेट।
इनका प्रेफरेंस वालों का एक्यूमुलेट होता चले जाता है। एक्यूमुलेट अगर यहाँ पर कहीं आएगा थ्योरी में तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर लिख लो कि प्रेफरेंस वालों को ना एक्यूमुलेट होता चले जाता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होते चले जाता है। अगर किसी साल इनको प्रेफरेंस वालों को नहीं मिला ना डिविडेंड तो इनका इकट्ठा हो जाएगा। सर इनका भी इकट्ठा होता है भैया, इक्विटी वालों का नहीं, इक्विटी वालों तो डूब गया, इनका कुछ नहीं मिलने वाला, इक्विटी वालों का डूब जाएगा। जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको डिविडेंड नहीं मिला ना, तो अगले साल इनको नहीं मिलेगा, लास्ट ईयर वाला अरियर का नहीं मिलेगा, लेकिन इनको मिलता है अगले साल का भी मिलेगा, और जो जिस साल नहीं मिला वो वाला भी इकट्ठा होकर मिलेगा। ठीक है, तो एरियर ऑफ डिविडेंड, अरे यार अगला पॉइंट ये लो, अगला पॉइंट ये एरियर ऑफ डिविडेंड। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स इन एनी ईयर द एरियर्स ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट। में प्रेफरेंस वालों के लिए लिखा है में, मतलब इकट्ठा हो भी सकता है और नहीं भी। सर ये में क्यों लिखा है? आपने बोला कि इकट्ठा हो जाता है, भाई मैंने बोला है में कि हो भी सकता है नहीं भी, डिपेंड करेगा ना कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे मतलब ये कि बहुत सारे होते हैं, 8 टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स के हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। अब उस 8 टाइप्स में आपने कौन सा वाला ले रखा है भाई, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। उसके बाद पता चलती है कि आपका इकट्ठा होगा या नहीं होगा। अच्छा यस, और इक्विटी वाले के लिए बोला गया कि तुम्हारा तो इकट्ठा होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि जब कंपनी डिविडेंड बांट रही होगी तो सबसे पहला अधिकार किसका डिविडेंड मिलने का? सर वो तो प्रेफरेंस वालों का है और बाद में इक्विटी वालों का है। तो बस इनको सबसे पहला अधिकार है, बिफोर मतलब सबसे पहले अधिकार है, और इनको बाद में मतलब आफ्टर मतलब इनको बाद में अधिकार है। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल, कि जब वाउंड अप हो रहा होगा, कंपनी पूरी बंद हो रही होगी, तो उस वक्त जब कैपिटल की रीपेमेंट हो रही होगी, पेमेंट हो रही होगी, तो उस वक्त सबसे पहले किसको मिलेगा भाई? प्रेफरेंस वालों को पहले मिलता है और इनको बाद में मिलता है। मतलब इनको मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा, जब पैसा बच जाएगा तो, मतलब पहले इनको पूरा का पूरा पे कर दो। लिखा है ना, इक्विटी शेयर होल्डर इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड आउट फुल्ली। इनको जो पूरा पैसा दे दी जाएगा ना, अगर पैसा बचता है तब इनको मिलेगा, वरना इनको पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद वोटिंग राइट, प्रेफरेंस वालों को कोई अधिकार नहीं है और इनको अधिकार है, ये एंजॉय करते हैं, इसका मतलब है कि इनको अधिकार है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इनको कोई अधिकार नहीं है, डू नॉट हैव एनी राइट, डू नॉट हैव, इनको कोई अधिकार नहीं है और इनको पास पूरा अधिकार है और इसको बहुत मजे से पार्टिसिपेट करते हैं और इनको मजा आता है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो ये रहा हमारा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को करवाई दिया था, ऑथराइज्ड क्या होती है, इश्यूड क्या होती है, सब्सक्राइब्ड क्या होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप क्या होती है। फटाफट से अगर मैं मोटा मोटा करवाऊँ, ये इतना वाला पोर्शन अगर फटाफट से आपको करवाऊँ कि शेयर कैपिटल क्या है, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, फटाफट से मोटा मोटा जल्दी करा दूँ, जल्दी फटाफट से करा दूँ अगर, तो इसको मैं सीधा एक ही बार में करा देता हूँ, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसको एक ही बार में। गाइस ये नोट्स वगैरह नहीं बन रहे, आपको समझा रहा हूँ बस, ये नोट्स नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, ये नोट्स नहीं है, ये आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स नहीं है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, पहली होती है हमारी ऑथराइज्ड, पहली क्या होती है गाइस हमारी ऑथराइज्ड, सेकंड हमारी क्या होती है इश्यूड, थर्ड क्या होती है हमारी ऑथराइज्ड, इश्यूड, और उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब्ड, उसमें भी सब्सक्राइब में भी देखना पड़ता है कि आपने कितना पेड करा है और कितना पेड नहीं करा। सब्सक्राइब मतलब या तो फुल्ली पेड अप होगा या नॉट पेड अप होगा। तो बस इतने टाइप के हमारे शेयर कैपिटल हमारी हो सकती है। ऑथराइज्ड मतलब क्या है, जितने की हमारी औकात है, हम कितने शेयर्स मैक्सिमम अपने पूरे लाइफ में इश्यू कर सकते हैं। सर जो ये कैपिटल होती है ऑथराइज्ड वाली, कहाँ लिखी रहती है? कंपनी के, अब ये देखो कंपनी का ये रूल तो है नहीं कितनी कैपिटल लिखी हुई है, ये तो कंपनी के बल्कि उसमें लिखा होगा, मेन डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। मेन डॉक्यूमेंट मतलब होता है मेन मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें लिखी रहती है कि कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी की MOA में लिखी रहती है। और उन शेयर को इश्यू किस तरीके से करेगी, वो इश्यू करने का जो रूल्स है, प्रोसीजर है, किस तरीके से, वो कंपनी के AOA में लिखा रहता है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। मान के चलो कंपनी के पास 1 लाख शेयर की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, मान के चलते हैं कंपनी के पास 1 लाख शेयर की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इतनी है मान के चलो, लेकिन इसने मार्केट में कितने इश्यू करें 1 लाख में से? मात्र 50,000, मात्र
50,000, मात्र 50,000। और पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं 50,000 में, आपको पता है। या तो पब्लिक या तो ज़्यादा करेगी या कम करेगी या बराबर करेगी। मान के चलते पब्लिक ने ज़्यादा कर दी, ज़्यादा, तो 50 की जगह कर दी पब्लिक ने 60,000। तो ये हमारा क्या होगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 60,000। ये कितना है हमारे इश्यूड शेयर कैपिटल 50,000। और ये हमारी कौन सी कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब में भी आपको पता है 60,000 वालों से पैसा मंगवाया जाता है, @ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान के चलो एक शेयर कंपनी का 100 रुपये का, और 100 रुपये कंपनी मंगवा रही है 3 किस्तों में, 4 4 2। अब जिसने अगर सारे पैसे दे दिए 60,000 लोगों ने, टिक 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 वाला केस है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में पहुंच जाएगा वो। लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया, मान के चलो 2 रुपये हमारे पास नहीं आए, बस 4 रुपये आए हैं, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में तो जाएंगे बस 8 रुपये तक, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितने जाएंगे, ये 2 रुपये तक जाएंगे। बस बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। हम लोगों ने काफ़ी सारे इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करे हुए हैं। तो ये भी हमारी थ्योरी हो गई। उसके बाद एक थ्योरी हमारी ये भी आती है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, और रिजर्व कैपिटल क्या होती है। तो ये आपको ये दोनों तो बहुत सिंपल है, इसको तो ऐसे करा दूंगा। मेन है रिजर्व कैपिटल, क्योंकि इसी के बेस पे ना एक थ्योरी आएगी, ये रही कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है और कैपिटल रिजर्व क्या होती है। गाइस ये HBSC का देखो स्टार लगा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी HBSC की। तो पहले सीख लो रिजर्व कैपिटल क्या होती है, फिर बाद में सिखाऊंगा कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ठीक है। और पहले ये भी सीख लो, और उसके बाद मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी करवाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो पहले कर लेते हैं कॉल्ड अप क्या होती है, पेड अप क्या होती है। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन में करवाया था कि मान लो कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, जिसमें से कंपनी ने 80 रुपये ही मांगे अभी तक और 20 रुपये मांगे ही नहीं, तो बीच में दीवार आ जाया करती थी, ये मांगे ही नहीं, इसे बोला करते थे हम लोग दोस्तों अनकॉल्ड अप कैपिटल। और 80 रुपये हमारी क्या है दोस्तों, कॉल्ड अप कैपिटल। ये हमारी क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। बस इतना ही करवाना है। अब इसके अंदर पढ़ाने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको ये पढ़ लेना है कि जो कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। मतलब ये पैसा कौन मांगता है, डायरेक्टर लोग मांगते हैं, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया था थ्योरी में, हम लोगों ने जब फीचर्स करा था, लास्ट वाला पॉइंट मैनेजमेंट एंड ऑनर्स वाला करा था, तो उसमें क्या बोला था कि वो जो शेयर होल्डर लोग हैं, जितने भी सारे शेयर होल्डर लोग हैं कंपनी के, वो सभी सिलेक्ट करते हैं एक मीटिंग के द्वारा, सिलेक्ट करते हैं किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, इसमें हमारे जो BOD हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 1% कंपनी में हमारे कितने, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों ने मेरी थ्योरी वाली वीडियो काफी अच्छे से देखी है तो, कि 1% कंपनी में मैक्सिमम हमारे कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये आप लोगों के लिए सवाल है, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि 1% कंपनी में हमारे मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, 1% कंपनी का हमारा आर्टिकल क्या है, मतलब सेक्शन क्या है, सेक्शन OPC का हमारा सेक्शन क्या है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा OPC डिफाइंड है, फटाफट से बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। 2 सवाल हैं आप लोगों के, जो पहले बताएगा कुछ नहीं, उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा और लव दे दूंगा, लव, ठीक है। अब करते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ही बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व कैपिटल। तो स्टार्ट करें गाइस? यस सर, चलो भाई। अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं कि रिजर्व कैपिटल है क्या, तो देखो आपको मैं इसको समझाऊंगा एक क्वेश्चन के सहारे, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो रिजर्व कैपिटल होता क्या, पहले बताता हूँ आपको। ये कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ पैसे को ना रिजर्व कर लेते हैं, रिजर्व, कि यार कभी हो सकता है कि हमारी कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाए, तो उस वक्त जब कंपनी को बचाना होगा तो हमें फंड की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसे हमें, अगर हम लोग जाएंगे लोगों से मांगने के लिए, अपने शेयर होल्डर लोगों से भी मांगने जाएंगे ना, वो भी मना कर देंगे, उन्हें पता है कि कंपनी बंद होने वाली है, पैसा देकर तो भैया अपना पैसा बर्बाद ही करना है। तो उस वक्त ऐसी स्थिति ना आ जाए कि लोग तो हम पहुंचे ही नहीं, पब्लिक अपने आप खुद पैसा दे, तो हम लोग कुछ पैसे को ना रिजर्व कर लेते हैं। जैसे मान के चलो इसी वाले केस में कि कंपनी ने 100 में से ना 80 मंगवाए थे, 20 रुपये मंगवाए नहीं थे। पता है क्यों नहीं मंगवाए थे? कंपनी इस पैसे को, इस 20 रुपये को ना अभी जो पैसे मंगवाए ही नहीं है, और कंपनी इसको मंगवाती भी नहीं है, पड़ा रहेगा। शेयर होल्डर लोग कहते हैं भैया ले लो, कंपनी कहेगी अभी नहीं लेना, वो लेती ही नहीं कंपनी। क्यों? इस पैसे को उन्होंने रिजर्व कर दिया। ये RC है, RC मतलब ये रिजर्व कैपिटल है। ये रिजर्व कैपिटल है। कंपनी इस पैसे को कब मंगवाएगी? जब कंपनी ना ऐसी बुरी स्थिति में आ जाएगी, जब कंपनी को ना पैसों की आवश्यकता होगी, तब उस वक्त ना ये जो शेयर होल्डर लोग हैं इस 20 रुपये को देने से मना नहीं कर पाएंगे। और कंपनी चाहे तो इस 20 रुपये को ना थोड़ा सा बढ़ाकर भी मंगवा सकती है। बढ़ाकर मतलब ये है कि आपने देखा होगा प्रीमियम वगैरह चिपका देते हम लोग, प्रीमियम वगैरह कि 20 रुपये प्लस हमारा 3 रुपये यहाँ पर भी था प्रीमियम। मान लो 3 रुपये 5 रुपये ये था, जिसमें 2 रुपये हमारा यहाँ है, 3 रुपये हमारा यहाँ है,
तो कंपनी चाहे तो इस 3 रुपये को भी ना बाद में मंगवाएगी। कंपनी इस वाले को पहले नहीं मंगवाएगी प्रीमियम को, इस वाले पैसे को भी कंपनी बाद में मंगवाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? इस पैसे का इस्तेमाल कब होता है? जब कंपनी बाउंड अप का टाइम आ रहा होता है ना, उस वक्त इस पैसे को मंगवाया जाता है। और कंपनी इस पैसे को एक अलग से मतलब अलग से इस वाले पैसे को अलग से इसे हालांकि बोल लगते हैं अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं इसको, पूरा अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इस वाले पैसे को कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाती है। कब मंगवाती है इस वाले पैसे को? अपने वाइंडिंग अप के टाइम पर ही पैसा मंगवाती है, उससे पहले कंपनी मंगवाती ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। और कुछ पैसा जैसे हमारी फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू जो सर्कल के अंदर होती है हमारी फेस वैल्यू होती है, इसको इंक्रीज कर देती है। मतलब ये कि जैसे 3 रुपये हमारे यहाँ पर आ गए, 5 रुपये हमारे बढ़ा दिए, 2 यहाँ मंगवा लिए, 3 बाद में मंगवाई कंपनी, इस पैसे को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो बस तो ये जो पैसा है अभी किसके लिए अवेलेबल होता है? ये वाला पैसा जब कंपनी मंगवाएगी पैसा, तो ये किसके लिए पैसा मंगवाएगी? ये भाई देने वाले तो वही लोग हैं, शेयर होल्डर लोग हैं। लेकिन किसके लिए ये पैसा कंपनी क्यों मंगवा रही है? क्योंकि कंपनी एक इस ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि कंपनी डूबने पर आ गई है। इसका मतलब है कि कंपनी को किसी को पैसा देना है, तभी पैसा मंगवा रही है। तो इस पैसे का इस्तेमाल करा जाता है जनरली बता रहा हूँ, जनरली इस पैसे का जो इस्तेमाल है जनरली ना अपने क्रेडिटर्स को, जो भी कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं ना, उनको पेड ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं, तभी बात समझ में आएगी अच्छे तरीके से। देखो रिजर्व कैपिटल, हाँ सेक्शन 65 में लिखा, थोड़ा सा इसको याद रख लेना। सेक्शन 65 कंपनीज एक्ट का बोलता है ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल, अगर हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? लिमिटेड कंपनी में। मतलब अनलिमिटेड कंपनी, ओनली भी लिखा हुआ है और सिर्फ उसी कंपनी के लिए बताया गया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए ही। तो ओनली अनलिमिटेड कंपनी अगर ये चाहती है, हालांकि ऐसी कंपनी आपको पता है अनलिमिटेड कंपनी जैसी टाइप की कंपनी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो पहले कभी ना कभी तो बनी होंगी। तो फिर ये लोग आना चाह रहे हैं किसमें? लिमिटेड कंपनी में आना चाह रहे हैं, लिमिटेड में। अब ऐसी कंपनी पहले अनलिमिटेड थी, इनको पैसा कितना भी मुँह मांगा मिल जाया करता था, लेकिन अब इनको डर है कि हमें किस में आना पड़ेगा? लिमिटेड पे आना पड़ेगा। इनको पता है कि हमें किस में आना है, अब लिमिटेड में आना है। तो इनको डर है कि कभी यार हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। तो इसलिए अनलिमिटेड वालों को बोला गया जैसे तुम आओगे लिमिटेड में तो तुम कुछ पैसा ना बचा कर रख लेना, उस पैसे को अभी मत मंगवाओ, बाद में मंगवा लेना, क्या दिक्कत है। तो ये लोग समझ गए थे अनलिमिटेड वाले कि हाँ हम लोग लिमिटेड में आ जाते हैं और अपने आप को सिक्योर करने के लिए कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर लोगों से पैसा नहीं मंगवाएंगे, बाद में कभी मंगवा लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते अनलिमिटेड कंपनी हमारे इंडिया से खत्म ही हो गई और सारी किस्में आ गई हमारी लिमिटेड कंपनी में आ गई हैं, क्योंकि ये अपने पैसे को कुछ रिजर्व कर लेंगी। ठीक है, तो कितना रिजर्व करेंगी? ये जो पैसा है 20 रुपये 20 ही होने चाहिए, प्रीमियम भी कितने होने चाहिए, तो उसके लिए मीटिंग वगैरह पास होती है कंपनियों में बीओडी के साथ। तो उसमें रिजोल्यूशन पास होता है, रिजोल्यूशन मतलब होता है वही मीटिंग वगैरह पास होती है। उसमें ये 2 बातें होती हैं। कौन सी 2 बातें होती हैं? कि कंपनी चाहे तो अपने नॉमिनल अमाउंट का जो प्राइस है ना थोड़ा सा बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। जैसे मैंने इंक्रीज करा 20 रुपये को 3 रुपये से बढ़ाकर मैंने इंक्रीज कर दिया, कंपनी चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकती है। और इस पैसे को कब मंगवाएगी? एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद हो रही होगी तो उस वक्त इस पैसे को मंगवा लिया जाएगा। ठीक है ना, वो खुद से डिटरमाइन करते हैं कंपनी की जो बीओडी वगैरह मीटिंग वगैरह बैठती है कि हमें कितना हमें पैसा इंक्रीज करना चाहिए जिससे कि पब्लिक दे भी सके। ठीक है, दूसरा, अब ऐसे थोड़ी नहीं कि यार मुझे पता है कि पेन की कीमत 100 रुपये की है इस पेंसिल की और तुम प्रीमियम लगा रहे हो 5 रुपये का, तो एक 100 का पेन 105 में समझ में आता है। अब तुम कहोगे 100 का पेन है और प्रीमियम लगाती 50,000 रुपये का, मतलब पेन है ये 50,000 100 रुपये का, पागल थोड़ी नहीं हूँ मैं। ठीक है ना, तो प्रीमियम भी कितना होना चाहिए वो कंपनी की बीओडी वगैरह डिसाइड करते हैं। पब्लिक देने भी लाइक होनी चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी नहीं कितना भी तुम मांग लोगे। अब एप्पल का फ़ोन है, अभी कितने का आ रहा है? 1 लाख का आ रहा है, कल को आने लग जाए 20 लाख रुपए का एप्पल का फ़ोन है, तो तुम ले लोगे? कोई नहीं ले पाएगा। फिर देखता हूँ कि एप्पल वाले जितने भी आईफोन वाले हैं जो कहते हैं ना ब्रांड वाले, हम आईफोन लेकर घूमते हैं, ब्रांड वाले हैं। तुम्हें पता है आईफोन का, अगर आप लोग आईफोन चलाते हो, आईफोन को बनने में लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, आपको कुछ पता है? आईफोन की हिस्ट्री कुछ मालूम आप लोगों को? सर आपके पास इसका मतलब आईफोन नहीं होगा। हाँ मेरे पास आईफोन नहीं है सर, फिर कभी भी नहीं होगा भाई, कभी भी मैं कह नहीं सकता। मैं आईफोन लूँगा भी तो नीड के हिसाब से लूँगा। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कि आईफोन में ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हम सेफ रख सकते हैं, इतना पता है मेरे को, तो इस चीज़ के लिए मैं ले सकता हूँ, वरना मैं आईफोन पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं लूँगा। जिस हिसाब से मुझे पता है लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, न्यूज़ देखा करो, न्यूज़ में आती हैं सब चीज़ें। ठीक है गाइज, तो चलो दूसरा पॉइंट क्या है, ये वैल्यू बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि प्रोवाइड दैट अ स्पेसिफिक पोर्शन मतलब है कि 20 रुपये 25 रुपये तुम खुद डिसाइड कर लो, वो अनकॉल्ड अभी पैसे मंगवाएगी ही नहीं, उस पैसे को मंगवाएगी ही नहीं कंपनी। शैल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट कब मंगवाएगी? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो कंपनी बंद हो रही होगी ना उस वक्त उस पैसे को मंगवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला 2 केस बताएं, या तो एक अनकॉल्ड अमाउंट है, पैसा मंगवाया नहीं गया, और दूसरा पैसे को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं अमाउंट को, और ये हमारा क्या बन जाता है? रिजर्व कैपिटल बन जाता है। ये हमारा कैपिटल रिजर्व नहीं है, ध्यान से, ये हमारा बन जाएगा आरसी मतलब रिजर्व कैपिटल, और ये हमारा अवेलेबल होगा ओनली फॉर द क्रेडिटर्स
ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद हो रही होगी तो उस वक्त हमें अगर क्रेडिटर से कुछ पेमेंट करनी होगी ना, तो उस वक्त इस पैसे को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। ये कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आपको ये नहीं करना, आपको मैं इकट्ठी बैलेंस शीट की थ्योरी करवाऊंगा। अब करते हैं कैपिटल रिजर्व। बच्चों, आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं। हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों ली है, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस, अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है? सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है? अभी आप लोगों ने जितने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे फॉरफीचर वाले, उसमें आप लोगों ने जितनी भी एंट्री ट्रांसफर करी थी लास्ट वाली, क्या बोला करते थे आप लोग? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। सर ये होता क्या कैपिटल रिजर्व? भाई कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये तो। अगर एक ही लाइन में बताऊं तो लाइन तो ये है, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। कैपिटल रिजर्व वो है जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। सर ये कैपिटल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हमें बहुत ही कभी कभार ना के बराबर देखने को मिलता है। जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर फॉरफिट कर लिए, तो भाई कभी कभार ही तो करोगे ना, क्योंकि सारे लोग डिफॉल्टर नहीं होते। 100 में से 2-3 लोग ही डिफॉल्टर होते हैं, सारे लोग तो डिफॉल्टर नहीं होते। तो ऐसे प्रॉफिट बहुत ही कभी कभार देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई ज़मीन है, आपने एकदम से 10 लाख की ज़मीन थी, 11 लाख के रेट लगे हुए हैं, तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन 10 लाख की ज़मीन के आज कोई 15 लाख रुपये देकर चले गया, 15 लाख रुपये देकर चले गया। 10 लाख की चीज़ है, 11 लाख के रेट लग सकते हैं, आपको पता है, लेकिन चीज़ 10 लाख रुपये की ही है। लेकिन कोई 15 लाख रुपए देकर चले गया आपको, सोचो, तो 5 लाख हमारा क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व हो गया, क्योंकि ऐसे केस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दूसरा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आपके पास जो भी असेट्स है, एकदम से उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई, उसकी वैल्यू में मतलब उछाल आ गया, एकदम से उछाल आ गया, ठीक है ना, एकदम से उसकी वैल्यू में उछाल आ गया और आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे प्रॉफिट उछाल एकदम से आ जाते हैं, कभी कभार आते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। आप जब शेयर इश्यू करते हो तो प्रीमियम पर इश्यू करते हो। शेयर्स को प्रीमियम पर बहुत ही मतलब कंपनियां वैसे करती हैं इशू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब कर पाती हैं? जब उनकी वैल्यू होती है या उस वक्त किसी कारणवश उनकी कंपनी का शेयर में एकदम से उछाल आ गया, तो वो लोग अपने शेयर्स को ना फिर हाई रेट पर, महंगे दामों पर बेचते हैं। तो वो ऐसे प्रीमियम भी हमारे कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ऐसे शेयर्स में एकदम से दाम बढ़ जाना भी कभी कभार होता है एकदम से यार। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स ना नॉर्मल रेट पर अप एंड डाउन हो रहा होता है, लेकिन एकदम से अप हो जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएगा, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। ऐसे आपने डिबेंचर इश्यू कर दिया, मतलब लोन ले लिया, और सामने वाले ने आपको एकदम से लोन लेने पर भी आपको डिस्काउंट देते हैं, बहुत ज़्यादा दे दिया, तो वो आपका फ़ायदा हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप जब पेमेंट करने जा रहे हो किसी को, आपने जितने का लोन लिया डिबेंचर इश्यू करके, जितने का लोन लिया है, तो आप उसकी रिडम्पशन करोगे नहीं करोगे? रिडम्पशन मतलब पेमेंट करोगे नहीं करोगे? तो उस वक्त भी आपका प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए मैंने आपसे आज लोन लिया 10,20,000 रुपये का, 10 लाख रुपये का लिया है, तो सामने वाला कह रहा है कि जब तुम मुझे पेमेंट करने आएगा ना, तो भाई तेरे से लूँगा 10,20,000 रुपये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सीधी सी बात है ना। अगर मैं किसी के 10 लाख रुपये इस्तेमाल कर रहा हूँ और सामने वाला मेरे से बोल रहा है कि 10,20,000 रुपये लूँगा, तो क्या दिक्कत वाली बात है भाई? मैं उस पैसे का इस्तेमाल भी तो कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से 20,000 रुपये फालतू लेगा 1 साल बाद। लेकिन जब 1 साल हो गया, मैं उसको पेमेंट करने गया 10,20,000 रुपये, तो मैंने फ़ोन करके बोला कि भैया तुम्हें पैसे देने आ रहा हूँ, बताओ कितने रुपये देने आऊँ आज? कह रहा है कि यार कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख रुपये देने आ जा भाई, क्योंकि कोई बात नहीं, 10 लाख रुपये देने आ जाए यार, मेरे को 20,000 फालतू के नहीं चाहिए। अब मैंने पूछा क्यों नहीं चाहिए? अब वो उसकी सिरदर्दी है, क्यों नहीं चाहिए। हो सकता है कि उसने 1 साल के अंदर कुछ ऐसा देख लिया कि इंटरेस्ट का पैसा ना पचता नहीं है। आपको पता है ब्याज का पैसा ना लोगों को बचता नहीं है। जो लोग बेईमान लोग होते हैं ना, उनको ब्याज का पैसा पच जाता है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं ना, उनको ब्याज का पैसा पचता नहीं है। इसलिए कभी भी पैसा ब्याज पर नहीं देना चाहिए। ज़रूरतमंद की ज़रूरत वैसे ही कर देनी चाहिए आप लोगों को। हाँ, ये कि कोई व्यापारी लोग है, व्यापार करने के लिए पैसा मांग रहा है, तो उस वक्त आपसे आपका हक बनता है कि उससे ब्याज लो। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में आपसे पैसे मांग रहा है कि किसी के बेटे की दिक्कत हो गई है, किसी का बेटा एडमिट है, किसी की बेटी एडमिट है, किसी की वाइफ एडमिट है, कोई खुद एडमिट है, या कोई हारी बीमारी में इंसान पैसा मांग रहा है, और उस वक्त आप कह रहे हो कि 10% लूँगा, 10%, 5% लूँगा, 4% लूँगा, 8% लूँगा, वरना तेरा घर ले लूँगा, ये कर लूँगा, तो गाइस भगवान की नज़रों से कुछ नहीं बचा, याद रखना। इसलिए उसने उस 1 साल में कुछ देख लिया होगा और आपसे 20,000 रुपये नहीं मंगवा रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो 20,000 नहीं मंगवा रहा, तो आपका क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। और ऐसे फ़ायदे दोस्तों बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भगवान आँखें, मतलब इंसानों की आँखें ना बहुत कम खुलती हैं। तो जब भगवान खोलने पर आता है ना, अपनी तीसरी आँख खोलता है, तीसरी आँख भगवान खोलता है, तो ऐसी आँख खोलता है कि इंसान की ना दोनों आँखें बंद हो जाती हैं। दोनों आँखें बंद होने का मतलब समझते हो ना क्या होता है?
दोनों आंखें बंद हो जाने का मतलब समझते हो ना क्या होता है? जब भगवान की तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हारी दोनों आंखें भी बंद हो जाती हैं, ठीक है? या तुम्हारी बंद होएंगी या तुम्हारे घर वालों में से किसी की बंद होएगी। इतना बुरा ब्याज का सिस्टम है गाइस। तो आप लोग कभी ज़िंदगी में ऐसा काम मत करना। और मैंने बोला भी, अगर आप किसी को ब्याज पर पैसा दोगे तो उसी को देना जो आपके पैसे को लेकर आगे फिर इन्वेस्ट करेगा या आगे बिजनेस करेगा। तो सीधी सी बात है, आपके पैसे से वो पैसा कमा रहा है तो तुम्हारा भी हक बनता है उससे कुछ पैसा लेने का, और वो पैसा लेना बिल्कुल ब्याज का जायज़ है, ठीक है? प्रॉफिट अर्नड बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। अभी कंपनी बनी ही नहीं है और कंपनी बनने से पहले कंपनी ने कुछ पैसा कमा लिया, तो ऐसे प्रॉफिट भी हमारे क्या आते हैं? कैपिटल रिजर्व में आ जाते हैं। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर या रीइशू करते समय कुछ प्रॉफिट हो गया या फॉरफीचर के टाइम पे कुछ प्रॉफिट हो गया, ये सभी कुछ हमारे क्या माने जाते हैं? कैपिटल रिजर्व माने जाते हैं। और ऐसे फायदे को हम लोग हमारे दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं, बैलेंस शीट के अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में किस तरीके से दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में क्या है बवाल है, छोड़ो। वैसे दिखा देता हूँ पीछे आपको। यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट है ना, ये लायबिलिटी साइड है। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे 3 पॉइंट आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 आइटम आती हैं और ये सीरियल वाइज ही आती हैं। शेयर कैपिटल जिसका नोट नंबर 1 बनता है हमारा, अमाउंट आएगा करंट ईयर का, फिर आएगा प्रीवियस ईयर का, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आप लोगों ने अभी जो देखा कैपिटल रिजर्व, उसमें जितना भी अमाउंट इकट्ठा होता है ना, वो सारा हमारा कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर जाता है। इसके अंदर एक नोट बनेगा, नोट, उस नोट के अंदर हमारा अमाउंट चले जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है। अब कर लेते हैं हम लोग इन दोनों में डिफरेंस, रिजर्व कैपिटल में और कैपिटल रिजर्व में हमें 6 डिफरेंस दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और फिर उसके बाद ये बहुत बेकार की थ्योरी है, ऑथराइज शेयर कैपिटल और इश्यूड शेयर कैपिटल दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑथराइज मतलब जितने के लिए मैं ऑथराइज्ड हूँ, जैसे कि मैं 1 लाख शेयर के लिए ऑथराइज्ड हूँ, लेकिन मैंने इशू कितने करे हैं? सिर्फ 50,000। तो जो मैंने 50,000 शेयर इशू करे हैं वो उस 1 लाख में से निकाल के तो करें। मतलब मान लो ये 1 कटोरी है पनीर की और ये चम्मच है, चम्मच में मैंने ऐसे करके पनीर निकाल दिया, या मैंने खीर निकाल दी 1 चम्मच। तो जो ये खीर 1 चम्मच में, ये किस में से निकाली? मैंने इस कटोरी में से। तो ये कटोरी क्या है? ऑथराइज्ड। और ये हाथ में है ना, ये खाने के लिए, मेरे पेट में जाने के लिए, ये हमारे इश्यूड है। तो जो इसके अंदर खीर है इसके अंदर चम्मच के अंदर, वो कहाँ से निकाली है? मैंने इस कटोरी में से निकाली है। इस कटोरी का नाम क्या है? ऑथराइज्ड है। इस चम्मच का नाम क्या है? इश्यूड है। बात खत्म, ठीक है? जैसे कि मीनिंग क्या है? इट इज़ द कटोरी क्या दिया? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इश्यू शेयर्स। और इश्यूड क्या है? इट इज़ अ पार्ट मतलब वही चम्मच से जो मैंने पार्ट निकाला ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कि ऑफर्ड है खाने के लिए, मतलब पब्लिक के लिए। दूसरा डिस्क्लोजर की बात कर लेते हैं। जो कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी के MOA में लिखी रहती है, MOA। और कंपनी मतलब कटोरी में जितनी खीर आएगी वो MOA में लिखी है। और चम्मच में कितनी जानी चाहिए, चम्मच कितनी बड़ी होनी चाहिए, या तुम कितने निकाल सकते हो, वो कहाँ लिखा रहेगा? AOA में, AOA में लिखा होगा। AOA। एक मूवी आई थी ना अजय देवगन की, किसकी थी? वो AOA करता रहता था, OOA करता रहता था। लिमिट क्या है? लिमिट क्या है? इट इज़ इक्वल टू और मोर देन द इश्यूड कैपिटल। मतलब ये जो है, मतलब ऑथराइज को समझो, ये कटोरी थी, चम्मच थी, तो ये कह रहा है ये वाले, अब इस कटोरी की बात हो रही, फिलहाल इसके लिए पढ़ रहा हूँ, कटोरी की बात कर रहा हूँ। कह रहा है ये तो इक्वल होगा इस कटोरी के, जितना मैंने इस कटोरी में निकाला है वो या तो इसके इक्वल होगा या ये ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है। अभी जो बताओ, मैंने चम्मच में निकाला था तो इसमें तो बहुत सारी थी ना, चम्मच में मैंने थोड़ी सी कम निकाली थी, तो जो कम निकाली थी वो इसके तो बराबर है ही है भाई, जो चम्मच में वो तो इसमें भी है, तो दोनों बराबर है। दूसरा, ये वाला अमाउंट इस चम्मच से ज़्यादा है। सीधी सी बात, ये कटोरी है भैया, बहुत ज़्यादा इसके अंदर, तो ये या तो इक्वल है चम्मच के बराबर, यही ज़्यादा है उस चम्मच से ज़्यादा, मतलब इश्यूड कैपिटल से ज़्यादा। लेकिन अब बात करते हैं इश्यूड वाली की। ये कह रहे इट इज़ इक्वल टू, ये भी बराबर है भाई, दोनों बराबर थे ना, बट लेस देन द ऑथराइज कैपिटल, लेकिन ये इससे कम है भाई। बराबर तो है, जो इसमें है वो इसमें भी है, लेकिन ये कम है इस कटोरी वाले से। बात खत्म। इट इज़ इक्वल टू और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। 3 पॉइंट है, लिमिट, डिस्क्लोजर और मीनिंग, ठीक है? लिमिट, डिस्क्लोजर एंड मीनिंग, या मीनिंग, डिस्क्लोजर एंड लिमिट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। और नीचे यहाँ पे लिखा था इश्यू ऑफ, जो हमारा शेयर होता है, हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फॉर कैश कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से, फॉर कैश कर सकते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन से, या हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ गई? यस सर। हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, और ये नाम मात्र एक थ्योरी है, तो हम लोग इसकी थ्योरी हम लोग कर लेंगे बाद में कभी, ठीक है? काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर 20 पार्ट हो गए सर, तो सर थक गए चैप्टर करते करते। तो भैया एक काम करते हैं, मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं कराऊंगा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैं आपको करा दूंगा। एक तो बैलेंस शीट वाली करवानी भाई, प्लीज़ उस वाले को देख लेना प्लीज़, ठीक है?
और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी और है, एक काम करता हूँ मैं उसको इसी वाले में कवर करा देता हूँ, उसको यहीं कहीं ख़त्म कर देते हैं। तो एक पहले ये कर लेते हैं और फिर हम थ्योरी को ख़त्म ही कर देते हैं यार, बाकी आप लोग खुद से करते रहना फिर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। माफी चाहूंगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। चलो मीनिंग एंड क्रिएशन। तो रिजर्व कैपिटल वही अनकॉल्ड वाली याद है जो पहले कराई थी, अनकॉल्ड वाली है। इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड नॉमिनल अमाउंट, या तो आप पैसा बढ़ा दोगे, या अनकॉल्ड शेयर, या आप पैसा मंगवाओगे नहीं, या मंगवाओगे नहीं या पैसा बढ़ा दोगे, विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप, जो मंगवाया नहीं गया लेकिन एक्सेप्ट कब मंगवाया जाएगा, इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग में मंगवाया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। और ये क्या था कैपिटल रिजर्व, याद करो हम लोगों ने फॉरफीचर की एंट्री में करा था, ये क्या था कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कि आप लोगों ने जो कैपिटल प्रॉफिट कमाया, ये सारे कैपिटल प्रॉफिट थे सारे, इसमें से आप लोगों ने ये बनाया है, सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एटसेट्रा। सारे पॉइंट लिख दिया, मतलब कुल मिलाकर ये एटसेट्रा लिख के खत्म कर दी बात कहानी। बस काम की बात ये है, दीज प्रॉफिट्स आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो प्रॉफिट है हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कमाते, हमारा डेली का काम नहीं, ये हमारे कभी कभार होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दीज प्रॉफिट्स आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम लोग कभी कभार कमाते हैं, इसको हम लोग कभी कभार कमाते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा आरसी है, ये क्या हमारा सीआर है, ठीक है। अब चलो देखो नेसेसिटी, इसकी जरूरत कब पड़ती है, जरूरी है या नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल, जरूरी नहीं है रिजर्व कैपिटल बनाना, जरूरी है ही नहीं भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे आने वाले टाइम में 2-3 साल तक मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो मत बनाओ, सारा का सारा पैसा लोगों से मांग लो और ब्याज खाओ। भाई तुम पागल हो गया, 100 रुपये हैं, तुम 20 रुपये क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें डर है कि पैसा मुझे जरूरत पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम पता है तुम्हें डर है ही नहीं तो पूरा 100 का 100 मंगवा लो ना। जब 100 का 100 मंगवा लो सारा पैसा आ जाएगा, और बल्कि तुम्हारा पैसा डूबने का चांस कम रहेगा, और उस पैसे का तुम ब्याज भी खाओगे, है ना। तो अगर तुम्हें लगता है कि डर है तो ब्याज थोड़ा सा छोड़ दो, बाद में मंगवा लेना, और तुम्हें लगता है डर नहीं है तो सारा मंगवा के नक्की करो ना, उसको भी फारिग करो, तुम भी फारिग हो जाओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल, जरूरी नहीं है। लेकिन सीआर के लिए कह रहा है ये जरूरी है भाई, क्योंकि आपने कैपिटल प्रॉफिट कमाया है, तो कैपिटल प्रॉफिट कमाते ही आपका कैपिटल रिजर्व बनेगा ही बनेगा। उसके बाद कह रहा है ये हमारा रेजोल्यूशन, ठीक है ना। क्या आरसी बनाने के लिए कोई मीटिंग बैठानी पड़ती है? मैंने आप लोगों से बोला था कि हमें आरसी बनाने के लिए एक मीटिंग बैठानी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि शेयर बनाने के लिए कोई मीटिंग बनानी पड़ेगी। इसके लिए क्या मीटिंग भैया, प्रॉफिट कमाओ कैपिटल रिजर्व वाला और सीधा तुम उसको ट्रांसफर कर दो। इसके लिए कह रहा है कोई मीटिंग बैठाने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रियलाइज्ड। मतलब रिसीव्ड आपको पैसा नहीं हुआ, ये कब पैसा रिसीव्ड होगा, जब कंपनी बंद हो रही होगी, तो ये वाला पैसा हमारा उस वक्त आता है। और ये वाला पैसा कब आता है, और ये वाला पैसा दोस्तों हमारे पास आ ही जाता है, इसलिए हम सीधा सीधा इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, कि क्या हम आरसी को डिस्क्लोज करेंगे, तो इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, भाई इसको मैं डिस्क्लोज करूं भी क्यों, जो पैसा मैंने मंगवाया नहीं है, जो पैसा मेरे पास आया नहीं, तो उसको मैं डिस्क्लोज करूं ही क्यों। गैस बच्चे आ चुके हैं, थोड़े चिल्ला रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि क्या मैं बैलेंस शीट में इसको डिस्क्लोज करूँ कैपिटल रिजर्व को। सर हाँ इसको डिस्क्लोज करूंगा ना। तो कह रहे इट इज शोन फर्स्ट टाइम, पहली बार तो मैं कह रहा हूँ अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब उसको मैं एज अ फर्स्ट आइटम मानते हुए उसको मैं कहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा, रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दूंगा। उसके बाद टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, इसका पैसा कब इस्तेमाल करा जाएगा आरसी का, आपको पता है इसका पैसा इस्तेमाल करते हैं हम लोग वाइंडिंग अप के टाइम पर। और इसका पैसा हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, यूज में लेकर आते हैं, जब हमारे कोई भी कैपिटल लॉस देखने को मिलेंगे। अगर कोई कैपिटल लॉस देखने को मिल रहे हैं तो उस वक्त इस पैसे का इस्तेमाल करा दिया जाएगा। और या इसका इस्तेमाल करेंगे टू डिक्लेयर अ शेयर बोनस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी फ्री में बोनस शेयर देना चाह रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स लोगों को, तो उस वक्त भी हमारे कैपिटल लॉस माने जाते हैं, तो उस वक्त भी इस पैसे को इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई है सर? ये सर बात समझ में आ गई है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी बच्चों की आवाज़ आ गई थी और शायद आ रही होगी, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कंसेप्ट में कोई कमी मैं दोस्तों नहीं छोड़ता हूँ, आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बुक वाली थ्योरी नहीं करा रहा आपको, मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी कराऊंगा। सर कौन सी थ्योरी कराओगे? याद करो सर, क्या कुर्बानियाँ याद करें, कुर्बानियाँ जो लोगों ने हमारे लिए दी है उनको तो डेली याद करा करो भाई। आपको कराऊंगा मैं अब ये ईसॉप कराऊंगा, ईसॉप।
और एक कराऊंगा एसबा, ईसॉप एंड एसबा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। बाकी आप लोग खुद से करते रहना, ठीक है गाइज? यस सर। तो गाइज चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, ये बच्चे लोगों ने परेशान कर दिया, इनको मैं भगा कर आया हूँ शैतान बच्चों को। एक थ्योरी करते हैं हम लोग, थ्योरी। सर थ्योरी किसकी करने वाले हैं? अभी थ्योरी करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी, रेड पेन से करेंगे। लिखो सर, थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी का नाम है, पहले तो लिखो इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्या लिखने वाले हो? इंपॉर्टेंट थ्योरी। एक काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको ना अगली वीडियो में कराता हूँ, ठीक है? फिलहाल के लिए आप इतनी रिवाइज कर लो। चलो गाइस मिलते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।